हेलो फ्रेंड्स, एवोल्यूशन की एक और वीडियो में और लास्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन एवोल्यूशन। हम जानेंगे कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए प्राइमेट से और उनके क्या रिलेशनशिप थे मंकीज से, एप्स से। ठीक है, उनकी कई सारी सिमिलैरिटी देखेंगे और हम फिर एवोल्यूशन ऑफ मैन देखेंगे कि कैसे रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, होमो हैबिलस ये सब का एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले अगर मैं ह्यूमन एवोल्यूशंस की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो ह्यूमंस हैं वो बिलोंग करते हैं प्राइमेट्स को। तो अगर मैं बात करूं प्राइमेट्स की तो प्राइमेट्स के दो ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं प्रोसाइमन्स जिसमें लैमूर, लॉरिस जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, और एक होते हैं साइमन्स जिनको हम एंथ्रापॉइड्स या फिर हायर प्राइमेट्स भी बोलते हैं। अब इन प्राइमेट्स में यानी कि एंथ्रापॉइड्स में हम मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस को रखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मंकीज की तो मंकीज की दो तरीके की स्पीसीज हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें हम न्यू वर्ल्ड मंकी देखते हैं और ओल्ड वर्ल्ड मंकी देखते हैं। न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल है स्पाइडर मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल है रीसस मंकी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा मंकी ह्यूमंस के ज़्यादा क्लोज है, न्यू वर्ल्ड की ओल्ड वर्ल्ड, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये पढ़ नहीं रखा होगा कि उनको लगेगा कि न्यू वर्ल्ड मंकी जो होगा वो ह्यूमंस के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा। बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है ये ह्यूमंस के ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्लोज टू ह्यूमंस। अब अगर मैं बात करूं एप्स की तो एप्स में भी आपको कई सारे क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और उसमें ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जिबन्स या गिबन्स। इनकी अगर मैं ब्रेन कैपेसिटी की बात करूं तो जो ब्रेन कैपेसिटी होती है वो होती है 100 सीसी की। अब ये ब्रेन कैपेसिटी से इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ इतनी ही नॉलेज स्टोर कर सकते थे। ये जो ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी है, ये जो क्रेनियल कैपेसिटी है ये ब्रेन के साइज को बताती है, या कह सकते हो क्रेनियल बॉक्स जो होता है उसके साइज को बताती है। ठीक है, तो जो गिबन थे उनका जो ब्रेन साइज था वो 100 सीसी का था। उससे फिर ओरंगटन्स आए, ओरंगटन्स का जो ब्रेन साइज है वो 400 सीसी का है। गोरिल्लाज का जो ब्रेन साइज है वो 550 सीसी का है, और जो चिंपैंजीज हैं उनका जो ब्रेन साइज है वो 400 सीसी का माना जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन एप्स में जिबन, ओरंगटन, गोरिल्ला, चिंपैंजीज में कौन ह्यूमंस के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम सबका एग्जाम्पल है और हम सबको पता है कि चिंपैंजीज जो हैं वो ह्यूमंस के ज़्यादा क्लोज माने जाते हैं एप्स में। अब हम मूव कर जाते हैं ह्यूमंस पे। ह्यूमंस में मैंने अभी सिर्फ आपको एक लाइन ड्रॉ करी है, इनको डिटेल में हम आगे जब ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे इसी वीडियो में उसमें डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमंस में सबसे पहले जो ह्यूमंस डेवलप हुए वो थे रामाशिवापिथेकस। रामाशिवापिथेकस से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बने, जिनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 500 से 700 सीसी की थी। फिर ये माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हमारे हिस्टोरिक मैन आए और हिस्टोरिक मैन से हमारे मॉडर्न मैन्स इवॉल्व हुए। मॉडर्न मैन्स का मतलब क्या है? मॉडर्न मैन्स में हमारे होमो हैबिलस, मॉडर्न मैन्स में हमारे होमो सैपियंस आ जाते हैं और हमारे क्रोमैग्नन आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है सिमिलैरिटीज़ क्या है। ठीक है, जो आप सब पढ़ते आ रहे हो कि ह्यूमंस एंड चिंपांजीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड हैं, ये हम किस बात पे कहते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चिंपैंजीज की और ह्यूमंस की, तो इनका जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है या उनका जो एक तरीके से कह सकते हो कंटेंट है वो बहुत एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एप्स के, तो एप्स के पास 48 क्रोमोसोम होते हैं और ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये हम सभी को पता है। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि इनका जो डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट मतलब 48 क्रोमोसोम्स के अंदर जितना डीएनए है, ठीक है, जितना डीएनए है, मैं अगर आपको एक क्वांटिटी दूं, नॉर्मली मान लो इनके 48 क्रोमोसोम में 4.8 बिलियन बेस पेयर हैं। ठीक है, उतने ही बेस पेयर ह्यूमंस के इन 46 क्रोमोसोम्स को मिला के हैं। मैं सिर्फ ये एक ऐसा रफ डेटा दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। उतना ही डीएनए का कंटेंट इनके 46 क्रोमोसोम को मिला के है, जो कि कितना है
4.8 बिलियन। यानी मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे क्रोमोजोम का डिफरेंस है, यहाँ पे 48 क्रोमोजोम्स है, यहाँ पे 46 क्रोमोजोम है, बट जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं या कह सकते हो डीएनए कंटेंट है वो सेम है, या कह सकते हो 100% सेम है। इसी तरीके का एक पैटर्न देखा जाता है, जैसे कि जो कि बॉन्डिंग पैटर्न है क्रोमोजोम 3 एंड 6 में। बॉन्डिंग पैटर्न मतलब एडेनिन, थाइमिन एंड ग्वानिन, साइटोसिन की जो अरेंजमेंट है वो क्रोमोजोम 3 एंड क्रोमोजोम 6, क्रोमोजोम 3 ऑफ किसका, क्रोमोजोम 3 ऑफ ह्यूमंस एंड क्रोमोजोम 6 ऑफ चिंपैंजीज, ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, या कह सकते हो 100% सिमिलर है। यानी कि यहाँ पे आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ह्यूमन का क्रोमोजोम नंबर 3 है और जो चिंपैंजीज का क्रोमोजोम नंबर 6 है, इन दोनों क्रोमोजोम में जो बॉन्डिंग पैटर्न है एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन का, वो 100% सिमिलर है। इसीलिए माना जाता है कि हम एप्स से ही इन्वॉल्व हुए हैं। अकॉर्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, देखिए अगर हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी करें सारे ऑर्गेनिजम्स को मिला के, तो हम ये पाते हैं कि जितने भी ह्यूमंस की रेसेस हैं, ह्यूमन रेसेस मतलब जितने भी ह्यूमंस हैं, वो सब कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुए हैं एक ही होमो सैपियन से, जो कि अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, यानी कि आज की टाइम पे जितने भी ह्यूमन रेसेस हैं वो सब के सब ओरिजिनेट हुए हैं एक ही होमो सैपियन एंसेस्टर से। और वो होमो सैपियंस पहले कहाँ रहते थे, अफ्रीका में। उन्होंने मूव करना स्टार्ट करा और उसी तरीके से जो होमो सैपियंस थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए और इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो अलग अलग रेसेस बन गई। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन है। अब अगर हम आगे मूव करें और बात करें कि मेंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिस टॉपिक में उसका नाम है ओरिजिन ऑफ मेंस या ओरिजिन ऑफ मैन। तो ओरिजिन ऑफ मैन में सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस की। तो ऐसे माना जाता है कि आज से 15 मिलियन ईयर एगो पहले, 15 मिलियन ईयर एगो पहले कुछ हमारे जैसे या कह सकते हो ऐप जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, जो कि फ्रूट खाते थे और किसकी तरह चलते थे, गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज के तरह चलते थे। इन ऑर्गेनिज्म को हमने नाम दिया ड्रायोपिथेकस। क्या नाम दिया, ड्रायोपिथेकस। अब इन्हीं ड्रायोपिथेकस से इवॉल्व हुए रामापिथेकस। रामापिथेकस भी क्या करते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे, बट ये ज़्यादा मैन लाइक थे, यानी ये ज़्यादा इंसान लगते थे। ठीक है, और जो ड्रायोपिथेकस थे वो ज़्यादा ऐप लगते थे, लेकिन रामापिथेकस क्या थे, ज़्यादा ह्यूमन लगते थे। और ये जो रामापिथेकस थे ये क्या करते थे, ये हार्ड जो नट्स होते हैं और जो सीड्स होते हैं उनको ईट करा करते थे। ठीक है, इसके बाद 50 मिलियन ईयर एगो के बाद दोबारा से एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ और 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले एक नई तरीके की रेसिस फॉर्म हुई। ठीक है, या कह सकते हो मैन लाइक प्राइमेट्स। ऐसे प्राइमेट्स आए जो मैन की तरह दिखते थे। इनकी कह सकते हो जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें डिस्कवर हुए इथोपिया एंड तंजानिया में। ऐसा ही हमें एक फॉसिल मिला जिसकी जो हाइट थी वो थी 4 फीट। अब ये जो मैन लाइक प्राइमेट्स थे जो कि 3 से 4 मिलियन ईयर एगो पहले एग्जिस्ट करते थे, उनके बाद इवॉल्व हुए ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। उनसे कौन इवॉल्व हुए, उनसे इवॉल्व हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कितने साल पहले, 2 से 5 मिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, ये फर्स्ट ऐप मैन थे, फर्स्ट होमिनिड थे जो कि बाइपीडल लोकोमोशन शो करते थे। मतलब क्या है कि ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म थे या पहले ऐसे ह्यूमन थे या ऐप जैसे ह्यूमन थे जो कि 2 पैरों पे चलते थे। ठीक है, फर्स्ट इरेक्ट मैन, और ये ऐसे पहले थे जो कि सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। कैसे थे ये, फर्स्ट इरेक्ट मैन थे। और ये रहते कहाँ थे, ये रहते थे ईस्ट अफ्रीका में। अब ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की एक स्पीसीज है जिसको हमने नाम दिया है ऑस्ट्रेलियो अफ्रीकैनस। ठीक है, क्या नाम दिया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। इनमें हमें एक जगह है ट्वांग नाम की,
वहाँ पे हमें एक स्कल मिला, हेड का स्कल मिला, जो कि देखने में 4 से 6 साल के बेबी का लग रहा था। तो उसको हमने नाम दे दिया ट्वांग बेबी। क्या नाम दे दिया? ट्वांग बेबी। ट्वांग किस वजह से? क्योंकि उस जगह पे पाया गया। और बेबी किस वजह से? क्योंकि वो जो स्कल था वो 4 से 6 साल के बच्चे का था। इसी तरीके से एक और स्पीसीज थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, जो थी ऑस्ट्रेलियन एफ्रेंसिस। क्या, कौन सी स्पीसीज थी? ऑस्ट्रेलियन एफ्रेंसिस। और ऑस्ट्रेलियन एफ्रेंसिस का जो एग्जाम्पल है वो है लूसी। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस का क्या एग्जाम्पल है? ट्वांग बेबी। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कि ये क्या खाते थे, कैसे रहते थे, तो ये फ्रूट्स खाते थे। क्या खाते थे? ये खाते थे फ्रूट्स। और ये क्या करते थे? ये स्टोन वेपन्स को यूज़ करते थे फॉर देयर प्रोटेक्शन। मतलब अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते थे? स्टोन वेपन से ऑर्गेनिज्म को हंट करते थे। और मतलब जो भी जानवर होते थे जंगल में उनको हंट करते थे। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए वो थे होमो हैबिलस। कौन थे? होमो हैबिलस। अगर मैं बात करूं होमो हैबिलस की, तो ये स्किलफुल मैन थे, मतलब इनको कारीगरी आती थी, ये टूल्स बनाना जानते थे और ये हाथ का प्रयोग करते थे चीज़ों को करने के लिए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी की बात करूं तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी की थी। और ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक थे, मतलब ये पहले थे जो पूरे इंसान की तरह दिखते थे। और ये प्रोबेबली नॉट एट मीट। इसका मतलब क्या है? कि ये मीट नहीं खाते थे। इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि होमो हैबिलस से ही आगे चल के इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस। कौन इवॉल्व हुए? होमो इरेक्टस। और कितने मिलियन ईयर एगो पहले हुए? 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले होमो हैबिलस से होमो इरेक्टस इवॉल्व हुए। अगर होमो इरेक्टस के एग्जाम्पल की बात करूं तो जावा मैन, पीकिंग मैन, हिडलबर्ग, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अगर मैं बात करूं जावा मैन्स की, तो इनकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी की होती है। ये कार्निवोरस थे, ठीक है। फर्स्ट मैन यूज्ड फायर फॉर हंटिंग, प्रोटेक्शन एंड कुकिंग। होमो इरेक्टस पहले वो इंसान थे जिन्होंने फायर को यूज़ करना स्टार्ट करा, यानी आग को यूज़ करना स्टार्ट करा हंटिंग के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए और खाने को पकाने के लिए। अब होमो इरेक्टस जो थे ये कंप्लीटली इरेक्ट थे। कैसे थे? कंप्लीटली इरेक्ट थे। अब आप बोलोगे कि सर आप अभी तो आपने बोला कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने इरेक्ट होना स्टार्ट करा था। जैसे मान लो अगर ये सरफेस है तो वो कुछ ऐसे उठ गए थे, लेकिन जो होमो इरेक्टस थे वो ऐसे सीधा खड़ा होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुई, लेकिन कंप्लीटली इरेक्ट कौन हुआ? होमो इरेक्टस। अब ये जो होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस पढ़े, इनको हम प्री हिस्टोरिक्स मैन मानते हैं, ठीक है, या हिस्टोरिक मैन मानते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जो होमो इरेक्टस थे, इनसे जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए वो थे निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, होमो सैपियन सैपियन, और उनको हम काउंट करते हैं मॉडर्न मैन में। सो अगर मैं बात करूं मॉडर्न मैन की, तो इसमें सबसे पहले माना जाता है कि होमो इरेक्टस से जो मॉडर्न मैन डेवलप हुआ वो थे निएंडरथल्स। निएंडरथल्स की अगर हम ब्रेन कैपेसिटी की बात करें तो वो थी 1400 सीसी की। और अगर मैं बात करूँ ये कितने साल पहले आए थे, तो ये 1 लाख साल से लेके 40,000 साल पहले आए थे, ठीक है। नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया। अब मतलब इसका क्या है कि ये जो निएंडरथल्स थे ये सेंट्रल एशिया के ईस्ट के आसपास रहते थे। स्पीच सेंटर डेवलप, यानी कि जो निएंडरथल्स थे इनके पास बातचीत करने की कैपेबिलिटी आ गई थी, इनका स्पीच सेंटर डेवलप हो गया था, ये एक दूसरे से बात करते थे। और निएंडरथल्स ही वो थे जिन्होंने सिविलाइजेशन स्टार्ट करा। सिविलाइजेशन स्टार्ट करने का मतलब क्या है? इन्होंने हट्स बनाए, इन्होंने अपने बॉडी को हाइड करना स्टार्ट करा, इन्होंने जो भी इनके इंडिविजुअल्स या इनकी मेंबर्स मर जाते थे उनको इन्होंने बरी करना स्टार्ट करा। तो ये मतलब क्या है कि इन्होंने सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी। जैसे कि आप सुनते हो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, और भी कई सारी सिविलाइजेशन आप पढ़ते हो, वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, हमारा वो स्कोप नहीं है, हम यहाँ पे साइंस की बात करेंगे। अब हम ये मानते हैं कि जो निएंडरथल्स थे उनसे डेवलप हुए थे क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन
अगर हम बात करें कितने साल पहले आए थे, तो 50,000 साल से 10,000 साल पहले क्रोमैग्नन डेवलप हुए थे और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो 1600 सीसी की थी। और क्रोमैग्नन ऐसा माना जाता है कि क्रोमैग्नन वो ह्यूमंस थे जिन्होंने केव वॉल पे पेंटिंग करना स्टार्ट करा था, यानी गुफाओं में जो हमें आजकल पेंटिंग मिलती है हम ये मानते हैं कि वो क्रोमैग्नन्स ने बनाई थी जो उस टाइम पे थे। इसके बाद हम ये मानते हैं कि क्रोमैग्नन से ही डेवलप हुए होमो सैपियन सैपियन, यानी कि आज के इंसान, यानी कि हम, आप और मैं। ठीक है, हम अगर बात करें कितने साल पहले इवॉल्व हुए थे, 10,000 ईयर पहले। हमारी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 1400 सीसी की है। और होमो सैपियन सैपियन ही वो थे जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा था, यानी इन्होंने खाने को उगाना स्टार्ट करा था अपने सर्वाइवल के लिए। तो देखो आज की वीडियो में कुछ मेनली समझने लायक तो नहीं था, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा सिर्फ डेटा था कि किससे कौन डेवलप हुआ, उसकी ब्रेन कैपेसिटी क्या है और उसका फीचर क्या है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और प्रीवियस ईयर में या PYQ की अगर मैं बात करूं तो PYQ में अभी नीट 2022 में क्रोमैग्नन और निएंडरथल इनकी ब्रेन कैपेसिटी का सवाल आया था। तो इसको अच्छे से, इस टॉपिक को करना, हर साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।